दोस्तों, जय जवान जय किसान। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अगले 100 सालों तक इस पृथ्वी पर कोई भी इंसान पैदा ना हो तो क्या होगा? इस पृथ्वी पर से इंसान खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आज से अगले 100 सालों में तो जितने भी इंसान इस पृथ्वी पर हैं वो तो मर ही जाएंगे। और ऐसा ना हो और जीवन और प्रकृति की निरंतरता बनी रहे, इसके लिए सभी जीवों को अपने जैसे बच्चों को पैदा करना अति आवश्यक होता है। और इसीलिए प्रकृति ने हमें फर्टिलाइजेशन करने की एक महान शक्ति दी है। और शायद इसीलिए ये कहा जाता है कि हर इंसान में भगवान होता है, क्योंकि भगवान ने ही सारे इंसानों और जीवों को बनाया और हम इंसान भी अपने समान जीवों को उत्पन्न करते हैं, और जिसके के लिए हमें रिप्रोडक्शन और सेक्स करने की आवश्यकता होती है। और रिप्रोडक्शन और सेक्स का सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट यही है कि इसके बिना जीवन ही संभव नहीं है, इसके बिना जीवन की गति बराबर नहीं बनी रह सकती है। और रिप्रोडक्शन और सेक्स करने के लिए मेल में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। और आज हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंतर्गत उस कोशिका के बारे में पढ़ेंगे जिसको कि आप शरीर की आत्मा भी समझ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश करके नया जीवन देती है, उसी प्रकार से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की यह सेल, जिसको कि हम स्पर्म या शुक्राणु के भी नाम से जानते हैं, ये सेक्स के एंड स्टेज जिसको कि इजैकुलेशन भी कहते हैं, उस समय मेल के पेनिस से निकलकर फीमेल की वेजाइना में घुसकर और वहां पर फीमेल के ओवम से फर्टिलाइजेशन करके एक नए जीव के जन्म की नींव रखता है। तो दोस्तों, फर्टिलाइजेशन से पहले ये स्पर्म बॉडी में कब, कहां, कैसे और कितना बनता है, और स्पर्म के साथ साथ जो भी और सब्सटेंस पदार्थ इजैकुलेशन के समय मेल के पेनिस से बाहर निकलते हैं, जिसको कि हम सीमेन के भी नाम से जानते हैं, उसमें क्या क्या होता है, और लास्टली कि हम अपना ये जो स्पर्म काउंट है बॉडी के अंदर उसको हम ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीजें डिटेल में इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, और ना पसंद आए तो दोस्तों एक डिसलाइक ही कर दीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस सीमेन में स्पर्म के अलावा और कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं और वो कहां से आते हैं। तो सीमेन में स्पर्म के अलावा हमारा जो सिक्रीशन होता है सेमाइनल वेसिकल का, प्रोस्टेट ग्लैंड का, काउपरस ग्लैंड का, और कुछ यूरेथ्रल सिक्रीशन होते हैं जो कि हमारे सीमेन में स्पर्म के साथ साथ मौजूद रहते हैं। अब मैंने जो ये नाम लिए, आइए उसको समझ लेते हैं कि ये सारे स्ट्रक्चर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कहाँ होते हैं। तो ये देखिए, मैंने फिगर बना रखा हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। तो देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो सबसे मेन ऑर्गन है वो क्या है? टेस्टिस। ये देखिए, ये टेस्टिस मैंने बना रखा हुआ है। ये टेस्टिस कहाँ होता है? स्क्रोटम के अंदर। स्क्रोटम के अंदर क्या होता है? टेस्टिस होता है, और ये एक पेयर होते हैं। यहीं पे मैं आपको बता दूं, जो ये टेस्टिस लिखा हुआ है स्पेलिंग, ये आपकी क्या है? एक टेस्टिस के लिए लिखते हैं। और जब हम इसी को TES लिख देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि दोनों टेस्टिस, यानी ये टेस्टिस सिंगुलर है और ये वाला TES वाला प्लूरल है। तो ये जो टेस्टिस होता है ये क्या खोखला होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब हम इसका टेस्टिस का कट सेक्शन करते हैं, ये मैंने यहाँ पे कट सेक्शन बनाया हुआ है, तो टेस्टिस के अंदर क्या होती हैं? ढेर सारी क्वाइल्ड सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। ये देखिए लिखा हुआ है सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल। तो टेस्टिस के अंदर क्या है? सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो कि क्वाइल्ड होती हैं, ये इसके अंदर भरी रहती हैं। और ये सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल आपस में सेप्टा के द्वारा सेपरेट रहती हैं। ढेर सारे सेप्टा होते हैं टेस्टिस के अंदर, और उसी के बीच बीच में क्या होती हैं? सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। और ये जो सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं ये भी एक दूसरी टाइप की ट्यूब के अंदर खुलती हैं। वो भी एक नेटवर्क ऑफ डक्ट्स होता है, जिसको कि बोलते हैं हम क्या? इपीडिडाइमिस। ये देखिए लिखा हुआ इपीडिडाइमिस, ये मैंने बनाया हुआ है। तो ये सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है? ये इपीडिडाइमिस के अंदर जो डक्ट का नेटवर्क है उसके अंदर खुल जाती हैं। और ये जो इपीडिडाइमिस है वो किसके अंदर ओपन करती है? ये ओपन करती है वास डिफरेंस के अंदर। ये देखिए वास डिफरेंस। तो ये टेस्टिस के अंदर सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल वो आपकी ओपन हुई किसमें? इपीडिडाइमिस में।
अब इपिडिडाइमिस से क्या हुआ, वास डिफरेंस के अंदर आया। अब ये वास डिफरेंस ओपन करती है किसमें, सेमाइनल वेस्किल में। ये देखिए ब्लू कलर में मैंने बना रखा है, सेमाइनल वेस्किल में वास डिफरेंस ओपन कर रही है किसमें, आपका सेमाइनल वेस्किल में। अब ये सेमाइनल वेस्किल किसमें ओपन करती है, ये आपका क्या है, इजेकुलेटरी डक्ट। ये देखिए मैंने लिखा हुआ इजेकुलेटरी डक्ट, और ये इजेकुलेटरी डक्ट किसमें ओपन कर जाती है, मेल यूरेथ्रा में, जो पेशाब की नली है। और ये यूरेथ्रा ये देखिए पेनिस में आकर बाहर खुल जाती है। देखिए इसका मैंने फ्लो चार्ट यहाँ भी आपका बना रखा हुआ है, ये देख लीजिए। ये स्पर्म का मूवमेंट, ये स्पर्म का मूवमेंट कैसे होता है, क्योंकि ये जो स्पर्म है हमारे, ये कहाँ बनते हैं, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। इन्हीं सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होते हैं, स्पर्म बनते हैं। और वहां से स्पर्म बनने के बाद सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल में किसमें आता है, इपिडिडाइमिस में। इपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस से सेमाइनल वेस्किल में, सेमाइनल वेस्किल से इजेकुलेटरी डक्ट में, और इजेकुलेटरी डक्ट किसमें ओपन कर जाती है, मेल यूरेथ्रा में। और मेल यूरेथ्रा से क्या होता है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस होता है, जो पेनिस में ओपनिंग होती है बाहर की ओर, उसी को बोला जा रहा है। और उससे ये सीमेन क्या होता है, इजेकुलेशन के समय बाहर निकल जाता है। तो ये पूरा मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। और इसी में कुछ और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, उसको भी समझ लीजिए। ये जो देखिए सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, इसके अंदर क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो इस सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में लिपिड कंटेनिंग सेल्स होती हैं, जिसको कि इंटरस्टिटियल सेल्स ऑफ लाइडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिटियल सेल्स ऑफ लाइडिंग। कहाँ होती हैं, इन बिटवीन सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो कि हमारा मेल सेक्स हार्मोन, जिसको कि टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, उसको सिक्रीट करती है, जिसका कि काम क्या होता है, सेक्स में हेल्प करना और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को प्रोड्यूस करना, जैसे कि आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछों का जमना, एक्जिला हेयर ग्रोथ और प्यूबिक हेयर ग्रोथ। ये सारे काम किसके होते हैं, टेस्टोस्टेरोन के। ये इंटरस्टिटियल सेल्स ऑफ लाइनिंग बना रही हैं। और यहीं पे हम आपको बता दें कि ये जो आपका सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल है, जब इसको हम और डीप में माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे बना रखा है सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल को। जब हम ये जो सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स है हमारी, इसको जब हम और डीप में देखेंगे, तो ये देखिए सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है कि दो टाइप की सेल्स होती हैं। एक होती है प्रिमिटिव जर्म सेल, जिसको कि हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, जिसी से बाद में मैचुरेशन और डेवलपमेंट होकर फाइनली स्पर्म बनेगा। और दूसरी ग्लाइकोजन कंटेनिंग सेल होती हैं, जिसको कि सर्टोली सेल्स बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल्स कहते हैं, जो कि ग्रोथ, डेवलपमेंट और मैचुरेशन में हेल्प करती है। तो ये देखिए मैंने बना रखा है, ये सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल है। अब इसके अंदर क्या है, ये देखिए जो ब्लू कलर में क्या है, ये प्रिमिटिव जर्म सेल है। और उसी के ऊपर देखिए सर्टोली सेल आपस में अटैच होके क्या कर लेती हैं, एक नेटवर्क बना लेती हैं, जिसको बोलते हैं ब्लड टेस्टिस बैरियर। ये जो सर्टोली सेल्स होती हैं, ये आपस में क्या करती रहती हैं, इंटरकनेक्टेड होकर एक टाइट जंक्शन बना लेती हैं। और उसके पीछे क्या है, स्पर्मेटोगोनिया, जो कि डेवलप करके क्या बनाएगा, स्पर्म। तो जब स्पर्म को बाहर आना होता है ल्यूमेन में, इस सेमाइनिफेरस के ल्यूमेन में, ताकि इसके ल्यूमेन से निकल के ये एपिडिडाइमिस के डक्ट में जा सके, तो ये जो मैच्योर प्रिमिटिव जर्म सेल होते हैं, वो इस जंक्शन को तोड़ के बाहर निकलते हैं, और उसके बाद ये जंक्शन फिर बन जाता है। ये जंक्शन जो है, जिसको कि हम ब्लड टेस्टिस बैरियर बोल रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस जो ब्लड टेस्टिस बैरियर की वजह से ब्लड के अंदर हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, वो आपके सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर नहीं आ पाते हैं, जिससे कि स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं वो क्या रहते हैं, उनका प्रोटेक्शन बना रहता है। दूसरा इसका मेन काम क्या है, इस बैरियर का मतलब रुकावट। दूसरा इसका मेन काम क्या है कि जब स्पर्मेटोगोनिया डेवलप करते रहते हैं, मैच्योर होते रहते हैं, तो कई ढेर सारे बाई प्रोडक्ट बनते हैं। ये बाई प्रोडक्ट अगर ब्लड के अंदर चले जाएं तो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स हो सकता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होता है। तो ये क्या करता है बैरियर, स्पर्मेटोगोनिया के जो बाई प्रोडक्ट होते हैं डेवलपमेंट के, उनको भी ब्लड में जाने से रोकता है। और तीसरा एक काम ये बैरियर और करता है, ये क्या, एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बना के रखता है, और सिलेक्टिव मटेरियल को ही आपके सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर
आने देता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कैसे काम करता है, स्पर्म कहाँ पे बन रहा है, सेमाइनीफेरस ट्यूब्यूल में, और वो बनने के बाद किन किन रास्तों से गुजर के सीमेन के साथ साथ यूरेथ्रा से बाहर आता है। आइए दोस्तों, अब मैं आपको आत्मा से मिलवाता हूँ। आत्मा की संरचना कैसे होती है, ये कैसे बनती है, मेरा मतलब है कि स्पर्म की संरचना कैसे होती है, और ये स्पर्म यानी शुक्राणु का फॉर्मेशन अपने बॉडी के अंदर कैसे होता है। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि स्पर्म कहाँ बनता है, हमारे टेस्टिस के अंदर जो सेमाइनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। अब ये सवाल उठता है कि ये प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है, किस एज से? क्या जब बच्चा पैदा होता है तभी से स्पर्म बनने लगते हैं? ऐसा नहीं है। जब प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी का मतलब कि जब एक बच्चा प्रौढ़ जिसको बोलते हैं कि युवा अवस्था में आ जाता है, जिसकी की एज लड़कों के लिए मानी जाती है कितना, 9 से 14 साल। तो 9 से 14 साल जब भी प्यूबर्टी आएगी तब क्या होता है, हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस से, वो हार्मोन होते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं, उनके प्रभाव से क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यानी कब शुरू होगी, जब प्यूबर्टी आएगी। तो देखिए ये स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होता है, ये देखिए सेमाइनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है। आपको मैंने बताया उसके अंदर क्या है, हमारी स्पर्मेटोगोनिया जिसको प्रिमिटिव जर्म सेल कहते हैं, और उसी के साथ साथ सेमाइनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या होती हैं, सर्टोली सेल्स भी होती हैं जो कि इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, इन प्रिमिटिव जर्म सेल को इस स्पर्म के बनने की प्रोसेस के लिए उनको न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं। तो अब ये स्पर्मेटोगोनिया क्या होती हैं, ये मैच्योर होके क्या बनाती हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं ये सब डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड का मतलब इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46 होती है, ठीक है। और जब इसमें मियोटिक डिवीजन होता है तो क्या होता है, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बदल जाता है, जिसमें कि हमारे क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, हाफ हो जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं हैप्लॉयड, ठीक। तो ये हमारे क्रोमोसोम 23 हो जाएंगे किसमें, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, क्योंकि अब यही स्पर्म बनाएगा तो ये हैप्लॉयड और फीमेल का ओवम का हैप्लॉयड मिलके बाद में फिर डिप्लॉयड हो जाएगा, फिर 46 हो जाएगा। तो ये देखिए 23 है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर आगे मैच्योर होता है तो उसको क्या बनाता है, स्पर्मेटिड्स बनाता है, और ये स्पर्मेटिड्स फाइनली मैच्योर होकर क्या बनाते हैं, स्पर्मेटोजोवा। इसी स्पर्मेटोजोवा को, जिसको कि आप लोग स्पर्म के नाम से भी जानते हैं, लेकिन फाइनली स्पर्म टर्म तब दिया जाता है जब ये स्पर्मेटोजोवा फीमेल के वेजाइनल ट्रैक्ट में आ जाए, यानी कि मेल के पेनिस से बाहर आ जाए। तो ये जो स्पर्मेटोजोवा है ये फिर मैच्योर होता रहता है और मोबिलिटी एक्वायर करता है और स्पर्म में बदलता है फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में यानी वेजाइना के अंदर, और इस स्पर्मेटोजोवा से स्पर्म बनने की प्रोसेस को क्या टर्म दिया जाता है, स्पर्मेटियोलियोसिस, या इसको स्पर्मियोजेनेसिस भी बोलते हैं। तो ये जो स्पर्म बना हमारा स्पर्मेटोगोनिया से, स्पर्म जो बना, इसको बनने में करीब टोटल 72 दिन का समय लगता है, 72 से 74 दिन का समय लगता है, और एक स्पर्मेटोगोनिया से करीब 512 स्पर्म बनते हैं, या कहिए स्पर्मेटोजोवा बनते हैं। और ये जो स्पर्म होते हैं इनकी एवरेज लाइफ कितनी होती है, 2 से 3 दिन होती है, और ये एक सतत यानी प्यूबर्टी के बाद ये कंटिन्यूअस चलती रहती है प्रोसेस, इसलिए हमेशा क्या होता है, बॉडी में स्पर्म रहता है। ऐसा नहीं है कि हमने आपको बताया कि 74 दिन लगता है स्पर्म बनने में, तो एक बार स्पर्म निकल गया तो फिर 74 दिन बाद बनेगा, ना ना ना। ढेर सारी स्पर्मेटोगोनिया है सेमाइनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, सब क्या कर रही हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कर रही हैं। तो एक ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है, तो हमेशा बॉडी में स्पर्म मौजूद रहता है, और वो जो पुराने स्पर्म हो जाते हैं वो 2 से 3 दिनों में डेड हो जाते हैं, नए इसी प्रोसेस से बराबर कंटिन्यूअसली बनते रहते हैं। तो ये कभी भी बॉडी में से खत्म नहीं होता है। उम्र के साथ साथ क्या होता है कि इसकी संख्या में कमी आती है। ये हमारा क्या है, स्पर्म है। स्पर्म में क्या होते हैं, मेन 3 पार्ट होते हैं। एक इसमें जो हेड होता है, ये वाला हेड है। इसके बाद इसमें क्या होता है, आपका
मिडिल पार्ट होता है और फिर इसका टेल होता है। तो हेड में क्या होता है, इसका न्यूक्लियस होता है और हेड को कवर करने वाली एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं एक्रोसोम। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक हालुनोनिडेज नाम का एंजाइम होता है जो कि फर्टिलाइजेशन के समय फीमेल ओवम में पेनिट्रेट करके छेद बनाकर स्पर्म की पूरी एंट्री इस ओवम के अंदर कराता है। तो ये जो एक्रोसोम है, हालुनोनिडेज एंजाइम है, ये सब भी जब सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर रहता है स्पर्म तब एक्टिव नहीं होता है। ये जब फीमेल ट्रैक्ट के अंदर स्पर्म पहुंच जाता है तब क्या होता है कि फाइनल स्पर्म की मोटिलिटी एकदम पीक पे हो जाती है और ये जो हमारा एक्रोसोम है ये एक्टिव हो जाता है। अब आप जरा ये समझिए, अगर एक्रोसोम हमारी ही बॉडी टेस्टिस के अंदर जहां से सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल में बन रहा है वहां एक्टिव हो जाए तो क्या होगा। इतना खतरनाक एंजाइम है कि वो ओवम में छेद करके एंट्री बना देता है, तो वो हमारी ही सेल में छेद करने लगेगा, हमारी ही सेल को डैमेज करने लगेगा। इसीलिए ये नेचर ने देखिए इसको इनएक्टिव बना के रखा है जब तक ये टेस्टिस और दूसरे ट्रैक्ट में होता है। लेकिन जब फीमेल ट्रैक्ट में जाता है तो क्या हो जाता है, इसकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, यानी ये एंजाइम सिक्रीट करने लगता है। और देखिए, और इससे क्या खतरा होता, अगर ये पहले एक्रोसोम एक्टिव हो जाता तो जिन लोगों को नाइट फॉल या जिसको स्वप्न दोष बोलते हैं उसकी समस्या होती है, पता चला रात में जब नाइट फॉल होता और अगर ये एक्रोसोम फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के पहले ही एक्टिव हो जाता तो क्या हो जाता, तो पूरी की पूरी अंडरवियर भी क्या हो जाती, छलनी छलनी हो जाती। तो ऐसा नहीं होता है। तो ये आपका एक्रोसोम तभी एक्टिव होता है जब ये फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में होता है। अब इसके मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हैं जिसको कि किचन ऑफ सेल बोलते हैं, ये एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है। तो ये हमारा स्पर्म मोटाइल होता है, चलता फिरता है और इसके चलने की गति कितनी होती है, 3 मिलीमीटर प्रति मिनट की स्पीड से ये फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में ऊपर की ओर चढ़ता है और करीब 3 से 60 मिनट में ये ओवम के नजदीक पहुंच जाता है फर्टिलाइजेशन करने के लिए। तो वो एनर्जी इसको कौन देता है स्पर्म को, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है मिडिल पीस के अंदर, वो इसको चलने के लिए इतनी स्पीड से क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। और इसमें ये टेल होता है जिससे कि इसकी मोटिलिटी यानी चलने की गति बढ़ती है। और इसी में देखिए इस पूरे स्पर्म की अगर हम लेंथ की बात करें तो ये 65 माइक्रोमीटर होता है, जिसमें कि हेड आपका 5 माइक्रोमीटर, आपका जो मिडिल पीस होता है वो भी 5 माइक्रोमीटर, और ये जो आपका टेल होता है इसमें 2 पीस होते हैं, एक को प्रिंसिपल पीस बोलते हैं और एक को इंड पीस बोलते हैं। तो जो प्रिंसिपल पीस होता है वो 50 माइक्रोमीटर का लंबा होता है और जो इंड पीस होता है वो 5 माइक्रोमीटर उसकी लंबाई होती है। तो ये पूरी चीज थी आपकी स्पर्म के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि एक बार जब इजैकुलेशन होता है तो नॉर्मली 80 से 100 मिलियन स्पर्म एक बार में सीमेन में निकलते हैं, और जिसमें से केवल एक ही स्पर्म ऐसा होता है जो कि ओवम तक पहुंच पाता है और उसको फर्टिलाइज करके एक नए बच्चे के जन्म की नींव रखता है। दोस्तों, ये स्पर्म सीमेन के साथ साथ क्वाइटस के समय, क्वाइटस का मतलब होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय, मेल के पेनिस से निकलकर फीमेल के यूरेथ्रा में जाता है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि ये जो सीमेन होता है इसका कंपोजिशन कैसे होता है। ये देखिए मैंने यहाँ पे बता रखा है। देखिए, क्वाइटस हुआ तो इसमें हमारा क्या होता है, इजैकुलेशन होता है। और वो इजैकुलेशन क्यों होता है, मैंने आपको पुराने क्लास में बताया है। बल्बो कैवर्नेसस मसल्स होती हैं, उनके कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, इजैकुलेशन होता है और सीमेन बाहर निकल आता है। ये सीमेन देखिए, इसका अमाउंट एक बार में इजैकुलेशन में कितना होता है, 2.5 से 3.5 ml। इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट। इसका पीएच कितना होता है, 7.35 से 7.50। ये स्लाइटली बेसिक यानी क्षारीय होता है। अब इसमें स्पर्म काउंट की बात करें तो एक बार इजैकुलेशन में करीब 80 से 100 मिलियन प्रति ml स्पर्म निकलते हैं, और अगर यही 20 मिलियन प्रति ml से स्पर्म कम हो जाए तो मेल इनफर्टाइल हो जाता है। अब आइए देखते हैं कि इस सीमेन में जो अलग अलग जो ग्लैंड थी उनके सिक्रीशन जो होते हैं वो कितना परसेंटेज और क्या क्या सब्सटेंस इस स्पर्म के साथ कंट्रीब्यूट करते हैं। तो देखिए, जो सेमाइनल वेसिकल सिक्रीशन होते हैं वो 60% कंट्रीब्यूशन देते हैं टोटल सीमेन का। इसमें देखिए फ्रक्टोज होता है जो कि 1.5 से 6.5 mg पर ml होता है। फ्रक्टोज एक शुगर होता है, यानी कि एक तरीके से अगर आपसे पूछा जाए तो सीमेन
का जो टेस्ट कैसा होगा फ्रक्टोज की वजह से आप समझ सकते हैं। फिर एस्कॉर्बिक एसिड होता है जिसको कि विटामिन सी बोलते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं और अन्य सब्सटेंस होते हैं। दूसरा अगर हम बात करें प्रोस्टेट ग्लैंड का, तो जो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं वो 20% कंट्रीब्यूशन देती हैं और इसमें क्या क्या होता है, जिंक, फास्फोलिपिड्स, साइट्रिक एसिड और फाइब्रिनोलाइसिन। और इसी फाइब्रिनोलाइसिन की वजह से हमारा जो ये सीमेन होता है ये जमना यानी ज्यादा गाढ़ा नहीं हो पाता है, ताकि उसमें कहीं स्पर्म फंस ना जाए। भाई अगर ज्यादा सीमेन हमारा गाढ़ा हो जाएगा तो स्पर्म उसमें अटक जाएगा, फंस जाएगा। तो ये फाइब्रिनोलाइसिन ही होते हैं जो कि स्पर्म की मोटिलिटी को प्रमोट करते हैं और आपके सीमेन को अधिक गाढ़ा होने से बचाते हैं। और बाकी जो और हमारे जैसे काउपरस ग्लैंड और यूरेथ्रल सिक्रीशन है वो सब 20% इसमें कंट्रीब्यूशन देते हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसको कि सभी लोग जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिससे कि हम अपने स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका जो टेस्टिस होता है वो कहाँ होता है, स्क्रोटम में। और स्क्रोटम कहाँ है, शरीर के बाहर, यानी टेस्टिस भी क्या होता है, शरीर के बाहर है। देखिए यही टेस्टिस ही ऐसा बॉडी ऑर्गन है जो शरीर के बाहर है, बाकी लीवर हो, किडनी हो, गाल ब्लैडर हो, सब क्या है, शरीर के अंदर होता है। तो भगवान ने इसको शरीर के बाहर क्यों रखा है, इसका सबसे मेजर और बेसिक रीजन ये है कि जो हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है उसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए आइडियल, वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उससे कम होना चाहिए, और वो टेम्परेचर होता है 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये तभी संभव है जब हमारा ये टेस्टिस शरीर से बाहर हो और वहां पे हवा के वेंटिलेशन की वजह से टेम्परेचर क्या होता है कि बॉडी के टेम्परेचर से डाउन रहता है और लगभग 32 डिग्री सेंटीग्रेड को मेंटेन करता है। और अगर ये टेम्परेचर बढ़ जाए तो आप ऑटोमेटिक स्पर्म का काउंट क्या होगा, घट जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज स्पर्म काउंट बढ़ाने में क्या है, टेम्परेचर, स्क्रोटल एरिया का बॉडी टेम्परेचर से कम रखना। तो अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे कि हमारा स्क्रोटल एरिया का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। देखिए उसमें क्या है, हॉट बाथ। अगर आप गर्म पानी से ज्यादा नहाते हैं तो आपका स्पर्म काउंट घट जाएगा, तो आपको गर्म पानी से ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। टाइट क्लॉथ्स, देखिए आजकल लोग वीआईपी, फ्रेंची, हार्ड जो आपका टाइट फिट जीन्स सब पहन रहे हैं। तो क्या हो रहा है, देखिए इनफर्टिलिटी आज की डेट में कितनी बढ़ गई है। और पहले के जमाने में क्या था, आज से 20-25 साल पहले देखिए तो सबके 10-10 बच्चे होते थे, लोग लुंगी लगाते थे, कच्छा पहनते थे, पैजामा पहनते थे। तो ये सारी चीजें जो ड्रेसिंग है वो हमारे स्पर्म काउंट को बढ़ाने में सहायक है। फिर आता है स्क्रोटल सपोर्टर, लोग लगाते हैं, मोस्टली प्लेयर्स लगाते हैं, एथलेटिक्स लगाते हैं। तो उससे भी क्या होता है, हमारा स्पर्म काउंट घटता है। हॉट क्लाइमेट में ज्यादा देर रहने से भी क्या होगा, स्क्रोटल टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो आपका स्पर्म काउंट डाउन होगा। स्मोकिंग, एल्कोहल आप करते हैं, स्पेशली वोदका, तो वो स्पर्म काउंट को घटाता है। ज्यादा ओबेसिटी है तो वो आपके स्पर्म काउंट को घटाएगी। ज्यादा आप स्ट्रेस लेंगे तो स्पर्म काउंट घटेगा। तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। और अगर आप स्लीप 8 घंटे रेगुलर डेली नहीं लेते हैं तो स्पर्म काउंट घट जाएगा। तो ये जो कारण जो मैंने क्रॉस में लिखे हैं, इन सारे क्रॉस को हटाना है तो आपका स्पर्म काउंट ऑटोमेटिक क्या होगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। इसके बाद आते हैं आपका जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट होते हैं, ऐसे ऐसे कौन से फूड हैं जिनको खाने से हमारा स्पर्म काउंट बढ़ता है। देखिए सबसे पहला आता है जिंक। देखिए अभी मैंने आपको सीमेंट के कंपोजिशन में बताया था, तमाम सारे नाम सब्सटेंस के वहां आए हैं, वही सारी चीजें हैं जो कि स्पर्म काउंट को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती हैं। जैसे कि जिंक, तो जिंक का टेबलेट भी आता है 20 mg का, आप डायरेक्ट ले सकते हैं, नहीं तो सोयाबीन, मटर, दाल, पीनट और स्वीट कॉर्न में जिंक बहुत होता है, खाइए, स्पर्म काउंट बढ़ेगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड के टेबलेट भी आते हैं, आप खा सकते हैं, और ये फिश में, सी फूड में और नट्स में बहुत ज्यादा होता है, ये स्पर्म काउंट को बढ़ाता है। इसके बाद आता है विटामिन डी, जो कि सारे मिल्क प्रोडक्ट्स में होते हैं, एग्स में होते हैं, लीवर में और मशरूम में। तो विटामिन डी का भी आप टेबलेट भी ले सकते हैं और इस प्रकार का आप डाइट लेके भी स्पर्म काउंट बढ़ा सकते हैं। विटामिन सी, जो कि जितने भी साइट्रस फूड है, नींबू, संतरा, आपका तो खट्टे वाले जो भी फ्रूट हैं उसमें सब में विटामिन सी होता है, उसको खाने से स्पर्म काउंट बढ़ेगा। फिर आता है अश्वगंधा रूट, अश्वगंधा की जड़ों को, जिसको कि हमें 675 mg पर डे खाना चाहिए। अगर 3 महीने तक खाते हैं तो 100% स्पर्म काउंट बढ़ जाएगा। इसके बाद आता है एक है ट्राइबुलस टेरेस्टिस नाम का जो एक झाड़ी नुमा पौधा होता है, इसकी भी जड़ बहुत ही फायदेमंद है स्पर्म काउंट बढ़ाने में, जिसको कि हमें खाना चाहिए 6 mg पर डे। इसको हम गोखरू के नाम से भी जानते हैं। आपने देखा होगा कि लोग पहले नंगे पैर चलते थे तो उनके पैर में कांटे की तरह गोल गोल चुभ जाता है। देखिए इसकी फोटोग्राफ ये है,
तो ये इसकी जड़ें बहुत फायदेमंद है। और ये है डी एस्पार्टिक एसिड जिसमें होता है ऐसे फूड जो कि एवोकेडा जो इसीलिए बहुत ज्यादा फेमस है, एवोकेडा फल, और चिकन और मेनली के बीफ के मीट में। तो ये डी एस्पार्टिक एसिड बहुत होता है, इसको भी खाने से क्या होता है, स्पर्म काउंट बढ़ जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। मिलते हैं अपनी अगले क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।